हाँ भाई स्टूडेंट्स, अब आवाज आ रही है, जल्दी बताइए। हाँ भाई, अब आवाज क्लियर आ रही है। चलें। अच्छा भाई, सो हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम की बात हम कर रहे थे और आपको बताया था कि हाइड्रोजन एटम के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन उसके फर्स्ट शेल में होता है, जो कि उसकी ग्राउंड स्टेट है। और बेटा अगर हम उसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करें तो बेटा वो ग्राउंड स्टेट से यानी पहले शेल से हायर शेल में चला जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए बेटा कि एक्साइटेड स्टेट हमेशा ट्रांजिएंट यानी कि टेम्परेरी होती है, यानी इलेक्ट्रॉन हर वक्त एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह सकता। तो बेटा वो वापस नीचे गिरेगा, और जब वो वापस नीचे लोअर शेल में गिरेगा तो एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और उस लाइट को प्रिज्म से गुजार के जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम। ठीक है। नाउ अब ये पहला शेल है n इज इक्वल टू 1, ये दूसरा शेल है n इज इक्वल टू 2, ये तीसरा शेल n इज इक्वल टू 3, ये चौथा n इज इक्वल टू 4, पांचवा, छठा, सातवां, एंड देन आउट ऑफ द एटम इंफिनिटी। ठीक है भाई। अब अगर हम मैथमेटिकली देखें तो इलेक्ट्रॉन हायर शेल से जब नीचे गिरता है ना, तो बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली पहले शेल में ही आगे गिरे। ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्टली पहले शेल में आगे गिरे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि पहले शेल की बजाय पहले दूसरे शेल में गिर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि तीसरे शेल में गिर जाए। तो डायग्राम पे फोकस कीजिएगा। बेटा अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से पहले शेल में आके गिरता है, जैसे दूसरे से गिरे, तीसरे से गिरे, चौथे से, पांचवे से, छठे से, सातवें से, या इंफिनिटी से, किसी भी शेल से, किसी भी हायर शेल से अगर इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट पहले शेल में आके गिरेगा तो बेटा याद रखिएगा पहले शेल की एनर्जी बहुत ही कम होती है और उसके कंपैरिजन में हायर शेल्स की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। तो जब इलेक्ट्रॉन हायर शेल से पहले शेल में आके गिरेगा तो क्योंकि डिफरेंस ऑफ एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी वाली रेडिएशंस इमिट होंगी। उन रेडिएशंस को जब हम प्रिज्म से गुजार के स्पेक्ट्रम बनाएंगे तो बेटा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सबसे हाई एनर्जी वाले रीजन में होगा। जो कौन सा रीजन होता है? मैंने आपको बताया था, अल्ट्रा वायलेट रीजन। बेटा इसको स्टडी किया था एक साइंटिस्ट लाइमन ने, जब इसको लाइमन सीरीज क्या कहा जाता है बेटा? लाइमन सीरीज। ठीक है भाई। तो लाइमन सीरीज is formed when an electron jumps from any higher shell to first shell। अब फॉर्मूला जो वेव नंबर का था मैंने आपको बताया था, इसमें n1 होता है लोअर एनर्जी शेल और n2 होता है हायर एनर्जी शेल। तो यहाँ लोअर एनर्जी शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहा है वो है फर्स्ट शेल, तो n1 बराबर होगा 1 के। हायर एनर्जी शेल 1 से हायर कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4। तो बेटा n1 की जगह 1 लगा देंगे, n2 को वैसे ही रहने देंगे क्योंकि वो 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ये फॉर्मूला हो गया लाइमन सीरीज के लिए। बेटा फॉर्मूला इस तरह से पूछा गया है, पूछा जा सकता है। अगर n1 की जगह 1 लगा हुआ है तो आपको मालूम होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सी सीरीज का होगा? लाइमन सीरीज का। अच्छा एज आई सेड, क्योंकि फर्स्ट शेल की एनर्जी बहुत ही कम है तो उसका डिफरेंस ऑफ एनर्जी बाकी शेल से बहुत ज्यादा है। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर शेल से लोअर शेल में आके फर्स्ट शेल में आके गिरता है तो बहुत हाई एनर्जी वाली रेडिएशंस इमिट होती हैं जो कि अल्ट्रा वायलेट रीजन में पाई जाती हैं। तो लाइमन सीरीज इज फाउंड इन अल्ट्रा वायलेट रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से सेकेंड शेल में आके गिरेगा, ठीक है बेटे, अगर इलेक्ट्रॉन किसी हायर शेल से सेकेंड शेल में आके गिरेगा
तो अब डिफरेंस ऑफ एनर्जी देखो थोड़ा कम है, ऐसा ही है ना, डिफरेंस ऑफ एनर्जी अब थोड़ा कम है। तो चाहे तीसरे से दूसरे में गिरे, चौथे से गिरे, पांचवे से गिरे, छठे से गिरे, सातवें से या इंफिनिटी से, किसी भी हायर शेल से जब इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में आके गिरेगा तो बेटा जो लाइट रेज इमिट होंगी उन्हें जब प्रिज्म से गुजार के उसका स्पेक्ट्रम बनाएंगे, तो अब डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्योंकि थोड़ा कम है, तो अब जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के थोड़े कम एनर्जी वाले रीजन में बनेगा। बेटे अल्ट्रावायलेट से कम एनर्जी वाला रीजन कौन सा होता है? विजिबल रीजन। ठीक है भाई, इसे स्टडी किया था साइंटिस्ट बामर ने, इसी वजह से इसको बामर सीरीज कहा जाता है। तो बामर सीरीज इज फॉर्म व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर शेल टू सेकंड शेल, देयरफॉर n1 2 के बराबर होगा लोअर शेल, और n2 2 से हायर 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो बेटे n1 की जगह आप क्या लगा दोगे? 2, और जब भी फॉर्मूले में n1 की जगह 2 लगा हुआ होगा तो इसका मतलब ये फॉर्मूला किसका है? बामर सीरीज का। ठीक है बेटे, और जैसे कि नीचे आपको बता दिया कि बामर सीरीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के कौन से रीजन में होती है? विजिबल रीजन। अब देखो ये इसको स्टडी करने का तरीका है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ जाना चाहिए कि इसको स्टडी करने का क्या तरीका है। जैसे भाई अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से तीसरे में आके गिरे, ठीक है भाई, चौथे से तीसरे में गिरे, पांचवे से, छठे से, सातवें से या इंफिनिटी से, तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर शेल से तीसरे शेल में आके गिरेगा तो अब देखो डिफरेंस ऑफ एनर्जी और कम है, तो और कम एनर्जी वाली रेज निकलेंगी जिनको जब मैं प्रिज्म से गुजार के स्पेक्ट्रम बनाऊंगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के और कम एनर्जी वाले रीजन में बनेगा। बेटा विजिबल से कम एनर्जी वाला रीजन कौन सा होता है? इंफ्रारेड। बेटा इस सीरीज लाइन स्पेक्ट्रम है, तो इस सीरीज ऑफ लाइंस को जिन साइंटिस्ट ने स्टडी किया था वो थे पास्चन, जब इसको पास्चन सीरीज कहते हैं। तो पास्चन सीरीज इज फॉर्म व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एनी हायर शेल टू थर्ड शेल। तो n1 बराबर होगा 3 के, n2 बराबर होगा 3 नहीं आएगा बेटा, 4 5 6 एंड सो ऑन, और फॉर्मूले में n1 की जगह 3 लगा दिया तो एक इसका फॉर्मूला हो गया पास्चन सीरीज का। और बेटा पास्चन सीरीज कहाँ पे होती है? इंफ्रा रेड रीजन में। अब बेटा मैं सिर्फ डायग्राम से बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से समझ गए होंगे आप लोग, मेरे ख्याल से, बल्कि हायर से चौथे में आके गिरेगा तो डिफरेंस और कम हो गया तो और कम एनर्जी वाले रीजन में स्पेक्ट्रम बनेगा, फार इंफ्रारेड रीजन कहलाता है। ब्रैकेट सीरीज है, n1 की जगह 4 लग जाएगा। ऐसे ही बेटा अगर पांचवे में आके गिरेगा तो और कम एनर्जी हो गई, और कम एनर्जी वाले रीजन में बनेगा अगेन फार इंफ्रारेड रीजन, n1 की जगह 5 आ जाएगा। बेटा समझ में आ गया सबको हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम का टॉपिक? तो भाई इसको इसी तरह पूछा जा सकता है दो चीजों से, एक फॉर्मूला से पूछ सकते हैं, n1 से आपको पहचानना होगा कि n1 की जगह 1 लगा हुआ है तो लाइमन, 2 लगा हुआ है तो बामर, 3 लगा हुआ है तो पास्चन। ठीक है बेटा, इसी तरह से 4 लगा हुआ है तो ब्रैकेट, और 5 लगा हुआ है तो पेफन। दूसरा रीजन से पूछ सकते हैं कि विजिबल रीजन में कौन सा होता है, अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन सा होता है, एंड सो ऑन। ठीक है बेटे, हाँ भाई, तो क्लियर है सबको? जल्दी बताइएगा, क्लियर हो गया बिल्कुल? सही। अब बेटा अगला टॉपिक है एक्स रेज एंड एटॉमिक नंबर। बेटा एक साइंटिस्ट थे विल्हेम रेंजन, 1912 में उसी डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट से जिससे इलेक्ट्रॉन भी डिस्कवर हुए, प्रोटॉन भी डिस्कवर हुए, उसी से बेटा रेडियो एक्टिव रेस की टाइप्स अल्फा बीटा गैमा भी डिस्कवर हुई। मैंने आपको बताया था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ाते हुए कि इस डिस्चार्ज ट्यूब की इतनी एप्लीकेशंस है कि आपकी सोच है। बेटा इन्हीं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट में एक्स रेज भी डिस्कवर हुई जो कि 1912 में
साइंटिस्ट विल्हेम रंजन ने ऑब्जर्व की थी। और इनको क्योंकि उस वक्त तक इनके बारे में कुछ पता नहीं था, तो उस वक्त इनको नाम दिया गया था एक्स रेज। ठीक है बेटा, एक्स रेज, एक्स मतलब अननोन, ठीक है, एक्स मतलब अननोन। लेकिन ये नाम इतना मशहूर हो गया कि बस फिर इसको एक्स रेज ही कहा जाने लगा। इसके अलावा बेटा रेंजन रेज भी कहते हैं। अब अक्सर सवाल आसान होते हैं लेकिन दूसरे नाम से पूछ लेते हैं तो इसलिए आपको मुश्किल लगने लगते हैं। लाइक एक मरतबा एक्स रेस की बजाय रेंजन रेस से पूछा तो बच्चे जो है वो थोड़े से परेशान हो गए। तो आपको पता होना चाहिए बेटा कि एक्स रेज रेंजन रेस क्या होती हैं, सेम। पहले हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ एक्स रेज की, कि एक्स रेज बनी कैसे। ये देंगे भाई, ये है डिस्चार्ज ट्यूब, ये है कैथोड, ठीक है बेटा, ये है टंगस्टन एनोड। नाउ याद है भाई, मैंने आपको बताया था कि जनरेशन ऑफ कैथोड रेज दो तरह से होती है। उसमें मैंने क्या बताया था, एक थर्मियोनिक एमिशन बताया था और एक क्या बताया था, गैस आयनाइजेशन। तो थर्मियोनिक एमिशन याद है आप लोगों को, है भाई? थर्मियोनिक एमिशन याद है? जल्दी बताएं। थर्मियोनिक एमिशन क्या है? जनरेशन ऑफ एक्स रेज में बताया था क्या होती है, सॉरी जनरेशन ऑफ कैथोड रेज। टंगस्टन फिलामेंट बल्ब का क्या, मुर्तजा? टंगस्टन फिलामेंट बल्ब क्या? अच्छा, एक और चीज ये नोट कर लीजिएगा कि कल आपकी 11 बजे क्लास है। ठीक है बेटा, कल आपकी 11 बजे भी केमिस्ट्री की क्लास होगी, कल फ्राइडे को, ठीक है? जब टंगस्टन मेटल बहुत गर्म होता है तो वो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करता है। हाँ, ये बात पीछे से देख के बता दिया भाई मुर्तजा ने, लेकिन चले खैर है, सही बताया। अच्छा बेटा, मैंने आपको बताया था थर्मियोनिक एमिशन के बारे में। क्या होती है थर्मियोनिक एमिशन? थर्मियोनिक एमिशन होती है कि जब कुछ मेटल्स में से जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो बहुत ज्यादा हीटअप होने लगते हैं, और जब वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाते हैं तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड थर्मियोनिक एमिशन। अब होता क्या है कि भाई ये कैथोड मेटल है, ये हीटअप हो गया, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले और ये इलेक्ट्रॉन्स तेजी से मूव करते हुए टंगस्टन के एटम पर टकरा गए। अब टंगस्टन एनोड के एटम पर जब ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं ना, तो ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करा देते हैं और फिर इस एनोड के अंदर एटम के हायर शेल के इलेक्ट्रॉन्स लोअर शेल में गिरते हैं, जिससे एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। ठीक है बेटा, दोबारा बता रहा हूं कि जब थर्मियोनिक इमिशन से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन कैथोड से निकलकर तेजी से मूव करते हैं और एनोड मेटल के एटम पर टकराते हैं, तो उनके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा देते हैं और फिर बेटा हायर शेल के इलेक्ट्रॉन्स कॉम्पनसेट करने के लिए जब लोअर शेल में गिरते हैं तो उसमें से एनर्जी इमिट होती है इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। समझ में आई बात सबको? देखो क्या लिखा हुआ है कि एक्स रेज आर जनरेटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम हीटेड कैथोड मेटल बाय थर्मियोनिक एमिशन
strikes anode metal and knock out its inner shell electrons. The higher shell electrons, when fall to compensate the electrons of lower shells, emit X-rays. ये है X-rays के generation का तरीका. Now relationship between X-rays and atomic number. बेटा एक्स रेज और एटॉमिक नंबर का रिलेशनशिप अब हमें स्टडी करना है. अब एक 1912 में एक्स रेज की डिस्कवरी हुई. किसने की बेटा? विल्हेम रोंजन ने. उसके एक साल बाद हेनरी मूजले एक और साइंटिस्ट थे. 1913 में वो इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा परफॉर्म कर रहे थे. तो उन्होंने एक चीज ऑब्जर्व की. बेटा आप जानते हो एक्स रेज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं जो एनोड मेटल के एटम्स से निकल रही हैं. जी बेटा कोई सवाल है? अलीना? तो भाई एक्स रेज वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं जो एनोड मेटल के एटम्स से निकल रही हैं जब एनोड मेटल में हायर शेल के इलेक्ट्रॉन्स लोअर शेल में आके गिर रहे हैं. ऐसा ही है ना? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया कई दफा. और क्योंकि उस वक्त मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो नहीं आया था. बेटा ध्यान से सुनना, एक और बात रिलेट करूंगा इससे. उस वक्त मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल तो मौजूद था, तो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में मेटल्स का जो सीक्वेंस था मास के हिसाब से, आपको पता है ना बेटा, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल मास के हिसाब से बनाया गया था. तो जो सीक्वेंस था ना मेटल्स का, वो वन बाय वन ये लगाते गए एनोड की जगह. हल्का मेटल लगाया, फिर उससे भारी मेटल, फिर उससे भारी मेटल, फिर उससे भारी मेटल. और इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे जैसे एनोड मेटल का एटॉमिक मास बढ़ाते गए, उससे जेनरेट होने वाली एक्स रेस की वेवलेंथ कम होती गई. ठीक है बेटा, जैसे जैसे एनोड मेटल का एटॉमिक मास बढ़ाते गए, उससे जेनरेट होने वाली एक्स रेस की वेवलेंथ क्या होती गई बेटा? कम. यानी कि क्या रिलेशन हुआ? इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो हेनरी मूजले in 1913 studied Röntgen rays by changing anode metals periodically as arranged in Mendeleev's periodic table. He observed that wavelength of X-ray decreases regularly as the atomic mass of anode metal increases. ठीक है बेटा, इनवर्स रिलेशन. अब जरा ध्यान से सुनिएगा जो बताने जा रहा हूं कि अभी तक एटॉमिक नंबर तो नहीं पता चला, अभी तक तो एटॉमिक मास की बात हो रही है. एटॉमिक नंबर कैसे डिस्कवर हुआ ये समझो. बेटा जिस रेगुलरिटी के साथ वेवलेंथ डिक्रीज हो रही थी, उस रेगुलरिटी के साथ एटॉमिक मास इंक्रीज नहीं हो रहे थे. एटॉमिक मास के अंदर आपको पता है एलिमेंट टू एलिमेंट जो डिफरेंस होता है, उसमें कोई रेगुलर वेरिएशन नहीं होती. कहीं 1 का डिफरेंस होता है, कहीं 4 का आ जाता है अचानक, फिर कहीं 0.5 का डिफरेंस आता है. तो मूजले ने सोचा कि यार जब वेवलेंथ इतनी रेगुलरली डिक्रीज हो रही है लेकिन एटॉमिक मास उतने रेगुलरली इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये ताल्लुक एटॉमिक मास की बजाय किसी और चीज से. और जब उन्होंने मजीद स्टडी किया तो पता ये चला कि एटम्स जो मेटल्स है ना, उनके न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होते हैं बाय यूनिटी, यानी 1-1 के डिफरेंस से इंक्रीज होता है. अब जब उन्होंने ये रेगुलरिटी देखी कि जो मेटल्स हैं उनके न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्जेस यानी प्रोटॉन्स हैं वो इतना रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं बाय यूनिटी, यानी 1-1-1-1 करके इंक्रीज हो रहा है. ठीक है बेटा, जैसे आयरन 26 है तो उसके बाद कोबाल्ट 27 है, निकेल 28 है, इतना रेगुलरली इंक्रीज हो रहा है. तो इन्होंने सोचा कि ये रिलेशनशिप जितनी रेगुलरली वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है उतनी रेगुलरली मासेस तो इंक्रीज नहीं हो रहे, लेकिन एटम के न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस उतने रेगुलरली इंक्रीज हो रहे हैं.
बेटा जब जाके एटम के न्यूक्लियस में मौजूद पॉजिटिव चार्जेस को बाकायदा एक प्रॉपर्टी की शक्ल मिल गई और इस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया एटॉमिक नंबर और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है Z से। ठीक है बेटा, लेटर ऑन ही डिस्कवर्ड दैट द पॉजिटिव चार्जेस इन न्यूक्लियस इंक्रीजेस बाय यूनिटी from metal to metal in the series of Mendeleev's periodic table. That was the discovery of atomic number, which is defined as the number of protons in the element is called its atomic number. ठीक है बेटा, तो फाइनली रिलेशनशिप स्टेब्लिश हो गया एटॉमिक नंबर और एक्सरेज के दरमियान कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा एनोड मेटल का, उससे जनरेट होने वाली एक्सरेज की वेवलेंथ कम होती जाएगी। सो दैट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरेज एंड एटॉमिक नंबर। फाइनली बेटा एक्सरेज की प्रॉपर्टीज, तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। एक्सरेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ एंड हाई एनर्जी। बेटा एक्सरेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट है। वेवलेंथ एनर्जी का रिलेशनशिप क्या होता है? इनवर्स। वेवलेंथ शॉर्ट तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी ज्यादा। बेटा ये नॉन मटीरियल है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिखा हुआ ऑब्वियस सी बात है, नॉन मटीरियल है, मैटर पार्टिकल से नहीं बनी हुई, जब ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती हैं। बेटा ये न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन होगी ना ही मैग्नेटिक फील्ड में कोई डिफ्लेक्शन होगी। बेटा क्योंकि नॉन मटीरियल है, गैमा रेस की तरह पेनिट्रेशन पावर बहुत ज्यादा होती है, यहां तक कि लेड मेटल में भी पेनिट्रेट कर जाती है अच्छी खासी। और बेटा इनकी सबसे अहम खासियत यह है कि ओपेक स्ट्रक्चर जिनमें से ये गुजरती है ना, फोटोग्राफिक फिल्म पर ये उसकी इमेज बना सकती हैं। ठीक है बेटा, जिन ओपेक ऑब्जेक्ट्स में से ये गुजर के आती है ना, उनकी इमेज फोटोग्राफिक फिल्म पे बना सकती हैं। इसी वजह से मेडिकल डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जैसे कि एक्सरे, जो रेडियोग्राफी होती है, ठीक है बेटा, सीटी स्कैन, इन सब में इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर हो गया बेटा? इस टॉपिक के हवाले से सारी बातें समझ में आ गई? किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ लें। जी बेटा जल्दी। क्लियर है? जल्दी बताइए बेटा बाकी सब। ठीक है बेटा, तो दो टॉपिक हमने पढ़ लिए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम और एक्स रेस एंड एटॉमिक नंबर। इसके बाद है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। बेटा ये बहुत पजलिंग है, बहुत खतरनाक है, इतना कि साइंटिस्ट के भी बहुत अरसे तक सही से समझ नहीं आया था। तो ऑब्वियस सी बात है आम इंसानों को समझना समझाना काफी मुश्किल काम होता है, और ये भी ऑब्वियस है कि हम उतना उस लेवल पे जाके स्टडी तो नहीं कर सकते, जाहिर है, लेकिन फिर भी ये बताना समझाना जरूरी है कि हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है, क्योंकि इसी से ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ड्राइव होगा और इसी से ठीक है बेटा, इसी से ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ड्राइव होना है। और अगला जो मॉडल है हाइजेनबर्ग्स मॉडल, ऑर्बिटल मॉडल, वो स्टडी करना है। तो बेटा वर्नर हाइजेनबर्ग 1927 में बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट बनाया,
और बनाने के पीछे जो चीज ड्राइविंग फोर्स थी ना, वो क्या थी कि जब ये बोहर्स मॉडल को डिस्कस कर रहे थे, स्टडी कर रहे थे, और बोहर्स मॉडल में जो शेल्स की पोजीशन बताई गई थी, अगर आपको याद हो तो बोहर्स मॉडल में जो तीसरा पोस्टुलेट था वो क्या बताता था, शेल्स की पोजीशन, ऐसा ही था ना। तो बोहर्स मॉडल में शेल्स की जो पोजीशन बताई गई थी ना, क्योंकि बेटा बोहर्स मॉडल में शेल्स की जो पोजीशन बताई गई थी, उन पोजीशंस को जब इन्होंने स्टडी किया तो इन्हें वो पोजीशंस ना सही नहीं लगी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ पोजीशन ऑफ शेल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ही फाउंड दैट एट सबएटॉमिक लेवल particles do not exist in the same way as in large structures, rather they behave strangely। बेटा ये लाइन जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही इलेक्ट्रॉन की कई पोजीशन आ रही हैं डिफरेंट। हाइड्रोजन एटम की बात कर ले, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, लेकिन एट द सेम टाइम उस एक इलेक्ट्रॉन की मुख्तलिफ पोजीशंस आ रही थी। तो इन्होंने ये कहा कि सब एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स एग्जिस्ट अजीब तरीके से करता है, या यूं कह लें कि सब एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल की फॉर्म में एग्जिस्ट किया जाना शायद पॉसिबल ही नहीं है। तो when he attempted to determine the position and momentum of electrons simultaneously, he found that it is impossible for any particle at subatomic level to have certain position and momentum। अनसर्टेनिटी क्या है, गैर यकीनी उर्दू में कहते हैं, है भाई अनसर्टेनिटी, उर्दू में क्या कहते हैं, गैर यकीनी। किस चीज में अनसर्टेनिटी है, अगर एक पार्टिकल होता ना इलेक्ट्रॉन, और पार्टिकल की तरह एग्जिस्ट करता, तो उसकी पोजीशन भी मालूम की जा सकती थी, उसका मोमेंटम भी पता किया जा सकता था। ऑब्वियस सी बात है, जो जिस पोजीशन पे जाऊं, भाई आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा ना कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, लीनियर मोमेंटम निकालना है, जिस पोजीशन पे निकालना है उस पोजीशन से आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर लें, ऐसा है कि नहीं है। जिस पोजीशन से निकालना है वहां से एक टेंजेंट ड्रॉ करें, वो टेंजेंट किस चीज को रिप्रेजेंट करती है, लीनियर वेलोसिटी को। वेलोसिटी आ जाएगी उससे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पता है, P इज इक्वल टू एम, मोमेंटम आ गया। क्या मुश्किल काम है, सर्टेन पोजीशन पर मोमेंटम आ गया। लेकिन जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस पर मोमेंटम, यानी पोजीशन मोमेंटम को साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करने का मतलब यही है ना कि एक सर्टेन पोजीशन पर मोमेंटम निकालने की कोशिश की, तो एक पोजीशन पर डिफरेंट मोमेंटम ला रहे हैं। अब ये कैसी बात है, पता चल रहा है कि एक वक्त में एक पोजीशन ही सर्टेन नहीं है। चले अगर मैं हाइपोथेटिकली एक पोजीशन को, एक सर्टेन पोजीशन इसकी फिक्स करूं, उस पर जो मोमेंटम मैं पेपर पे कैलकुलेट कर रहा हूं वो मोमेंटम ही नहीं आ रहा प्रैक्टिकली। अब ये परेशान खुद भी हो गए कि यार ये हो रहा क्या है, और इसी परेशानी के आलम में इन्होंने फॉर्मुलेट कर दिया ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कि भाई सब एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल उस तरह से एग्जिस्ट ही नहीं करते जिस तरह से बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स में करते हैं। यानी कि सब एटॉमिक लेवल पर पार्टिकल्स का बिहेवियर इतना स्ट्रेंज होता है कि लग ही नहीं रहा होता कि वो पार्टिकल है। एक वक्त में कई जगह आपको उस पार्टिकल की पोजीशन भी मिल रही है, हर पोजीशन पे जो मोमेंटम हमें लगता है वो आता नहीं है, ना ही पोजीशन जिस पोजीशन पे जो आना चाहिए वो होता नहीं है। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है कि आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे, सब एटॉमिक लेवल पे पार्टिकल्स की पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन कर सकें। फिर इन्होंने थोड़ी सी मैथमेटिकली, बेटा ये फॉर्मूला आपको नहीं मिलेगा किताब में, ये ऑब्वियस सी बात है बेटे, बहुत आगे की चीज है। इस चीज को ना फिजिकल केमिस्ट्री को जब आप हायर लेवल पे जाके पढ़ते हो, आप में से जो इंजीनियरिंग में जाएंगे,
तो इंजीनियरिंग में कुछ फील्ड्स में उनको फिजिकल केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी ग्रेजुएशन लेवल की। वहां पे उन्हें समझ में आएगा कि यार ये तो बहुत ही कोई ऊपर ऊपर की चीज़ है। जो मैथ्स वाले हैं इंजीनियरिंग के, वो भी अभी इतनी मैथ्स नहीं जानते। जब इसकी ऑर्बिटल के कोऑर्डिनेट्स पे बात जाती है, तो जो श्रोडिंगर साइंटिस्ट थे, श्रोडिंगर इक्वेशन बड़ी मशहूर है, वो खुद उस इक्वेशन को एक्सपेंड करके खुद ही फंस गए थे कि अब आगे क्या करें। बेटा दीज थिंग्स आर टू कॉम्प्लिकेटेड टू बी स्टडीड इवन फॉर साइंटिस्ट। तो बेटा इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप बनाया। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को इन्होंने रिप्रेजेंट किया डेल्टा एक्स से, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम को इन्होंने रिप्रेजेंट किया डेल्टा पी से। अब इन्होंने कहा कि दोनों एक पता चलता है तो दूसरा अनसर्टेन हो जाता है। ठीक है बेटा, दूसरा पता चलता है तो पहला अनसर्टेन हो जाता है। यानी पोजीशन पता चलेगी तो मोमेंटम की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी, और मोमेंटम पता चलेगा तो पोजीशन की अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगी। तो अगर इन दोनों अनसर्टेनिटीज को मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट ग्रेटर देन इक्वल टू दिस h अपॉन 4 पाई होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। Hence, if the uncertainty in position is minimal, the uncertainty in momentum will become infinite. That's why it is impossible to determine both position and momentum of electrons simultaneously, and it is useless to talk about certain positions of electrons. सबसे काम की बात यह कि भाई इलेक्ट्रॉन्स की सर्टेन पोजीशंस के बारे में बात करना ही फजूल है। अब इसको एक्सप्लेन कैसे करें? सारी इतनी लंबी लंबी बातें जो हो तो गई हैं। और बेटा मैं ये भी जानता हूं कि आपका भी अभी लेवल इतना नहीं है कि आप इन सारी बातों को एज इट इज समझ सको। मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि ये चीजें इतनी ज्यादा पजलिंग थी कि इवन साइंटिस्ट को भी फर्स्ट अटेम्प्ट में समझ में नहीं आती थी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी कुछ इस तरह का था। तो भाई बात सर ये है कि आप चंद पॉइंट्स मेरे जो है ना, जो मैं बता रहा हूं, उन चंद पॉइंट्स को लिखें। उन चंद पॉइंट्स को लिखें नहीं बल्कि कंसीडर करें कि अगर आपको ये समझ में आ गया, आप यकीन करें कि ये चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आप इसको 10% भी समझने में कामयाब हो जाए ना, जितनी नॉलेज मैं देना चाह रहा हूं आपको, सिर्फ 10%, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एक पूरा पैराग्राफ मैंने लिखा हुआ है, जो नजर आ रहा होगा आपको, कि कम से कम आपको इंटर में तो नहीं मिलेगा। और फिर वही वाली बात है कि अगर मैं इस काबिल हो जाऊं कि 10% भी आपको समझा सकूं, आप 10% भी इसको समझ सकें, तो बहुत बड़ी बात है। तो एज आई सेड, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में आपको क्या क्या पता होना चाहिए? ठीक है बेटा, क्योंकि ये जो लिखा हुआ है ये थोड़ा सा इंटर से ज्यादा लिखा हुआ है ना, तो आपको जो पता होना चाहिए और जो समझ में आना चाहिए वो क्या है कि भाई हाइजेनबर्ग एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोहर्स मॉडल को स्टडी किया, और नील बोहर ने जो शेल्स की पोजीशन बताई थी, उन पोजीशंस पर इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को जब फाइंड करने की कोशिश की तो इन्हें इलेक्ट्रॉन उन पोजीशन पर नहीं मिले। ठीक है बेटे, इनफैक्ट हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और उस एक इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट पोजीशंस उनको मिल रही थी। अच्छा बेटा, टाइम जो है ना वो लेस देन 1 मिनट आ रहा है अब मेरे पास, तो मैं इसको एंड करके फौरन अगले ही लम्हे दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, उसी लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, कोई ब्रेक कोई 2 मिनट का भी नहीं है, 1 मिनट का भी नहीं है, बस मैं एंड कर रहा हूँ और स्टार्ट कर रहा हूँ। आप उसी लिंक से इसको ज्वाइन कर लें दोबारा फौरन।